देखो बेटा, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था, आज से हम बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। बेसिकली ये जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यही हमारे एग्ज़ाम का मेन गोल है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं। इसमें बेसिकली हम लोग सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, गुडविल एडजस्ट करेंगे, देन रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कुल मिला के ये 6 स्टेप्स हैं। आपको इन्हीं 6 स्टेप्स को हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। स्टेप्स आगे पीछे ना करें, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से समझना बात को, ठीक है। मेरे को बुक दे दो यार। हम सीधा क्वेश्चन से शुरू करेंगे ये। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो कंसेप्ट है पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चंस में आप बेसिकली इसी से करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमेशा याद रखेंगे बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा क्वेश्चन होता है हमेशा। तो आप लोगों को सबसे पहले थॉरली पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। जो मेन बात है वो हाईलाइट कर लेनी है या फिर लिख लेनी है आंसर शीट में, एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। क्योंकि क्या होता है, इस क्वेश्चन में पेपर में आती है चॉइस। अब बहुत सारे लोग क्या होता है, पहला क्वेश्चन जनरली एडमिशन का ही होता है चॉइस में, वो लोग फट से ना करना शुरू कर देते हैं बिना पूरा पढ़े। अब पेपर में क्या होता है, लास्ट में कोई ऐसी एडजस्टमेंट लिखी होती है जो उनके सर से ऊपर से चली जाती है, और रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता है ईजी। तो आपको बेसिकली पहले दोनों क्वेश्चंस पढ़ने हैं थॉरली, एंड देन जजमेंट बनानी है कि हम एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे या रिटायरमेंट का। गॉट इट? शुरू करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 57 करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, ईजी है एकदम। चलिए, स्टेप समझने के लिए मेनली कर रहे हैं हम ये। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 एज एट 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट गिवन है नीचे। They admit C into partnership on 1st of April 2022। C जो है वो 7,500 रुपये कैपिटल ला रहा है बेटा, और 3,000 रुपये गुडविल ला रहा है 1/4 शेयर के लिए। वैल्यू जो है स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीन की वो कम हो जाएगी। कुछ बताया था थोड़ा बहुत कि ऐसी एंट्री रिवैल में आती हैं। रिवैल का फॉर्मेट भी बताया था, अभी जब बनाएंगे तब ज़्यादा समझ आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा बेटा 375 रुपये, पहले से बना के दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बिल्डिंग जो है बेटा अप्रिशिएट हो रही है। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का अपोजिट होता है, तो मतलब ये बढ़ रही है, हमारा फायदा है, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करिए, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए एंड बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है बेटा। इसको एक बार पॉज करना। सो बेटा शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। सबसे पहली जो चीज़ है वो निकालना है हमें न्यू रेशियो। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो बेटा 2:1। सो 2/3 एंड 1/3। सी आ रहा है, सी बच्चे कितने के लिए आ रहा है 1/4। बेसिक वाला केस है, 1 में से 1/4 गए, 3/4 3/4, ठीक है। ये कट गया 2/4 1/4 एंड 1/4। दूसरी चीज़ जो हम निकालेंगे वो है सैक्रिफाइसिंग रेशो ए बी। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एलसीएम लेना सबको आता है बेटा। 8 में से 6 गए अपॉन में 12, 4 में से 3 गए अपॉन में 12, 2/12 1/12। यहाँ तक किसी को दुविधा? 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप बेटा क्या है, जर्नल का। जर्नल बनानी है प्रीमियम वाली। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा प्रीमियम और कैपिटल कितनी ला रहा है वो बताइए प्लीज़। और 3,000 रुपये, 10,500 रुपये टोटल ला रहा है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी। बात खत्म। अब बेटा क्या करो, प्रीमियम को डिवाइड कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। 3,000 रुपये को 2:1 में डिवाइड कर दीजिए। 2,000 रुपये 1,000 रुपये। यहाँ पे बात खत्म हो गई, कोई दुविधा? सरल है। बेसिकली एक तरह से क्वेश्चन आपको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहला मेजर पार्ट है ये, जहाँ पे कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री है। अब दूसरा मेजर पार्ट में 3 स्टेप हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों हमको अकाउंट बनाने हैं एंड बेसिकली इसके बात करने हैं। सिंपल सी बात एक बता रहा हूँ,
आप एट अ टाइम एक अकाउंट मत बनाओ। जैसे जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, आप सोच रहे हो मैं सिर्फ पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों का जो फॉर्मेट है वो एक साथ ड्रॉ कर लो। क्यों बोल रहा हूँ ये बात, बहुत सिंपल रहेगी, देखना उल्टा सिंपल हो जाएगा इससे बनाना आपके लिए क्वेश्चन। चलिए ये वाली बात मैं मिटा दूँ पहले आप लोगों के लिए, इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, ठीक है, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी ना, कंफर्टेबली बड़ा बनाएंगे। फ़ोटो क्लिक करो इसकी। चलिए आगे बात कर रहे हैं। देखिए इसको रहने देते हैं अभी यहीं पे। देखिए बेटा सबसे पहले हमको चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेटा दूसरा नाम होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा बच्चे हमको चाहिए होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बनेंगे इसमें, ये बात आप पहले चैप्टर से जानते हो। और लास्ट चीज़ जो बेटा हम बनाएंगे वो बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखो ये तीनों फॉर्मेट एक साथ खींचने का क्या फ़ायदा है बेटा। 11th में हम लोग एक चैप्टर करा करते थे फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया करते थे। अब वो 2 प्रकार के क्वेश्चन होते थे, एक विद एडजस्टमेंट और एक विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन तो ईजी होते थे, बस फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट कर दो, टोटल कर दो, क्वेश्चन हो गया। जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते थे वो पेपर में भी आते थे, और एडजस्टमेंट की खास बात क्या होती थी कि एडजस्टमेंट कितनी जगह पेयर होती है, 2 जगह। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, जो नीचे एडजस्टमेंट दी है वो जनरली कितनी जगह बेसिकली आएंगी, 2 जगह पर। तो इसी वजह से मैंने तीनों अकाउंट एक साथ बना दिए। जो ट्रांजैक्शन जितनी जगह आएगी मैं उसको एक ही बार में पोस्ट कर दूंगा, ताकि मेरे को स्पेशली कुछ याद रखना ना पड़े। मैं क्या बोलना चाहता हूँ अभी आप मैं करूँगा, समझ जाओगे बात। पहली एंट्री है, सॉरी बी पार्ट, वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीन वर रिड्यूस्ड बाय 5%। बेटा स्टॉक कितने का है, 10,000 रुपये। क्या समझाया था पिछली क्लास में, कोई भी लॉस वाली चीज़ है तो वो रिवैल में डेबिट साइड आती है, और फायदे वाली चीज़ है तो क्रेडिट साइड। बेटा स्टॉक कम हो रहा है, 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपये। और साथ ही साथ में बेटा यहाँ पे बैलेंस शीट में स्टॉक रहा होगा, उसमें से भी आपको माइनस कर देना चाहिए 500 रुपये। ये मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसे लिख के आप डायरेक्टली भी माइनस करके लिख सकते हो। अब याद नहीं रखना पड़ा ना, पहली एंट्री खत्म, भूल जाओ, हो गया वो पूरा। दूसरा क्या है, प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन कितना है भाई, 17,500। बेटा 17,500 का 5% कितना आता है, 875 रुपीज़। मतलब प्लांट एंड मशीन में से कितना कम होना चाहिए, 875। यहाँ से माइनस करके हम बाहर निकाल देंगे जो भी आएगा। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। बेटा लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन एक साइड में आते हैं, मतलब प्रोविजन भी बेसिकली कैसा नेचर है उसका, लाइबिलिटी जैसा ही है कुछ कुछ। मतलब हमारे लिए नुकसान है अगर प्रोविजन बढ़ रहा है, तो प्रोविजन बढ़ रहा है तो किधर आना चाहिए, इधर। कितना है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर कितने हमारे, 4,850, और प्रोविजन है हमारा 375 रुपीज़। ये माइनस करके यहाँ लिख देंगे, ईजी है। आगे बिल्डिंग बढ़ रही है 10% से। बेटा बिल्डिंग है 25,000, 10% से बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, 2,500। और बेटा यहाँ पे बिल्डिंग 25,000 में आप एप्रिसिएशन नाम से प्लस कर दीजिए 2,500 रुपये, 27,500 आ गया। कोई दुविधा है, पक्की बात है, ये वाली बात समझ आई। इसमें और कुछ नहीं आना, वहाँ पे अभी और कुछ नहीं आना। अब बस जो अंदर की चीज़ें हैं वो पुट होंगी वहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो पहले इसका टोटल कर लीजिए, क्योंकि इसमें और कुछ
नहीं आना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एडजस्टमेंट वाली एंट्री आती है। सिर्फ कौन सी एंट्री आती है? एडजस्टमेंट वाली। एडजस्टमेंट हमने सारी खत्म कर दी। टोटल करना आता है सबको? ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, ये वाली साइड कितनी आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली कितना बचेगा? 750, 1750 आ रहा है ना टोटल। तो 2500 में से 1750 गया 750, ज़्यादा वाला टोटल दोनों तरफ। बेटा ये क्या है? प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ये किन में बटना चाहिए बेटा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है भाई? 500 रुपये और ये वाला अकाउंट हमारा समाप्त। कोई दुविधा? अब इधर आ जाओ, इस पर दिमाग लगाना है बेटा। बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो आपको ए और बी की कैपिटल दे रखी है 15 और 10,000। उसे लिखिए यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी 15,000 और 10,000। सी बेटा कैपिटल लेके आ रहा है, देखो क्या किस में ला रहा है? कैश में। यहाँ लिखिए बाय कैश, और सी में उन पैसों को लिख दीजिए कितने ला रहा है वो? 7,500 रुपये। कोई दुविधा? उसके बाद बेटा प्रीमियम बटा इन दोनों में बाय प्रीमियम। देखो दोनों क्रेडिट हो रहे हैं ना प्रीमियम की वजह से, 2,000 रुपये। और फिर बेटा ये प्रॉफिट आया, ये इधर आना चाहिए क्रॉस पोस्टिंग में बाय रिवैल प्रॉफिट 500 रुपये और 250 रुपये। कोई दुविधा? पक्की बात। जब हम पुराने क्वेश्चन कर रहे थे अभी पीछे वाले, तो उसमें एक चीज़ आती थी गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स। तो एक बार बैलेंस शीट में देख लो, एसेट साइड में गुडविल तो नहीं दे रखी? नहीं दे रखी। कोई ऐसा रिजर्व वगैरह भी नहीं है जो बेसिकली बटना चाहिए पार्टनर्स में। अभी मैंने आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का कंसेप्ट नहीं बताया, वो मैं इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। ठीक है, चलो बात समझ आ गई? इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। यहाँ से भी टोटल करिए 15 17,500। ज़्यादा वाली साइड दोनों तरफ, कम वाली साइड माइनस कितना आया? 17,500 कितना है? 2 बैलेंस सी डी 10 11 11,250 रुपये, 11,250 रुपये, 11,250 रुपये, 7,500 7,500 7,500। कोई दुविधा? बेटा इसे पहुंचा दो बैलेंस शीट में। यहाँ पर ये है कैपिटल्स ए बी सी, कितनी कितनी आई हैं? 17,500, 11,250 रुपये और 7,500। कोई दुविधा? एडजस्टमेंट देखो सारी बैलेंस शीट में लग गई खुद ही, आपको कुछ स्पेशली याद नहीं रखना पड़ा। अब बैलेंस शीट उठा लो। लाइबिलिटीज साइड में देखो सिर्फ क्रेडिटर्स बच रहे हैं 32,950। लिख दो क्रेडिटर्स 32,950, इसका टोटल अभी हम लिख देंगे यहाँ पे। एसेट साइड आ जाइए, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, सिर्फ क्या रह गया है? कैश। कितना है कैश? 600 रुपये। साथ में बेटा सी लेके आ रहा है एक तो कैपिटल के पैसे और एक प्रीमियम के पैसे। आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए सीज कैपिटल एंड प्रीमियम 7,500 रुपये और 3,000 रुपये। ये क्या आ जाएगा? 11,100 रुपये। आप बेटा ऐसे भी दिखा सकते हो, इसके लिए कैश अकाउंट भी बना सकते हो, अलग से वर्किंग नोट में भी प्लस करके दिखा सकते हो। तीनों तरीके परफेक्टली ठीक हैं, किसी से भी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। बात समझ आई? टोटल कर लें, इसका भी पता चल जाएगा सही आ रहा गलत आ रहा। एक बार चेक कर लेना टोटलिंग यार, 3 होना चाहिए ना। लाइबिलिटीज साइड आ रही है 0 0 1 12। 1 लाख कहाँ चला गया यार? क्या कर रहा है लॉरेंस? 69,200 ये आ रही है, ये कर लीजिए। टोटल कर लीजिए साइड में उठा के 9,500, 16,725, 4,475, 27,500 एंड 11,100। 0 0 7 5 12 13 17 17 और 5 ठीक नहीं आ रहा, एक बार चेक करना है टोटल। 100 ज़्यादा आ रहा है, माइनस मैंने गलत करा होगा फिर कोई, ये वाला माइनस चेक करना। माइनस चेक कर लो एक बार, इनमें से ही कोई गलत होगा। 6 आएगा ना, सही है ना अब? तभी
ठीक है, 69,200, सिंपल बात है। स्टेप्स बेस्ट हैं, एक ही स्टेप फॉलो करोगे तभी टाइम कम होना शुरू होगा। हर बार जब आप रिवीजन करते हो एक नए स्टेप से अगर क्वेश्चन करोगे, नया तरीका बदलोगे तो क्या होगा भाई, फिर से टाइम ज़्यादा लगेगा ना। एक लर्निंग कर्व नाम की चीज़ होती है ना इस दुनिया में। लर्निंग कर्व क्या समझाता है कि भाई सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में हमको कोई चीज़ कम आती है। जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो बेसिकली पहले नॉर्मल भी नहीं चलती, फिर आप हाथ छोड़ के चलाते हो, फिर आप स्टंट करते हो। लर्निंग कर्व अच्छा हो रहा है ना टाइम के साथ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? कोई दुविधा है? इसकी फ़ोटो खींच लो, इसको पॉज कर दो यार। हरसुचन क्या पढ़ बेटा, अब जो हम लोग कंसेप्ट समझने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किताब में बेसिकली जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोला होता, आपको अपनी जजमेंट लगा के डिसाइड करना होता है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। वो चीज़ें हैं बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आपको बेटा इनको देखने के लिए बैलेंस शीट में जाना पड़ता है। बैलेंस शीट में मान लीजिए आपके पास बेटा एक है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वैसे दोनों एक ही चीज़ है बट मैं सारे नाम लिख रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे प्लीज़। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नव बेटा आपकी कंटिन्यूस आवाज़ आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और होता है, वैसे टेक्निकली वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं है बट मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। बेटा सब समझाऊंगा मैं, इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ, कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए। और कुछ याद आया तो बता देना, लिख दूंगा। यहाँ पे बेटा हमारे जनरली होता है गुडविल, P&L अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। कम आता है ये लेकिन क्या पता आ जाए कभी कभार, किसी किसी क्वेश्चन में एडिशनल देखा मैंने। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, बस यहाँ पे इसका अकाउंट्स वाला नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली हमको बैलेंस शीट में देखने को मिल जाती हैं। तो इनका हम करते क्या हैं, देखो बहुत सिंपल है। पहले तो सिंपल वालों को हाईलाइट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और P&L, ठीक है। बेटा जहाँ भी ये तीनों आपको दिख जाए ना, सिंपली क्या करना, क्रेडिट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सिंपली ये किन में बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स में, और किस रेशो में बांट दो, ओल्ड रेशो में, क्रेडिट साइड पे। अभी वो भी लिख देंगे, मैंने इसीलिए तो बोला कि कुछ और याद आ रहा है तो वो भी बता दो। कंटिंजेंसी रिजर्व, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टेक्निकली सारे। अगर इधर कुछ भी दे रखा है तो सिंपली क्या करो, डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। सिंपल बात है। इसे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो पुराने पार्टनर्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड ओल्ड रेशो में। मुश्किल बात है। यहाँ पे कुछ बातें रह गई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, EPF। बेटा EPF ना कोई फ्री रिजर्व नहीं है, इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज़ नॉट अ रिजर्व, नॉट अ फ्री रिजर्व, इट इज़ अ लाइबिलिटी and hence should remain in balance sheet as it is। ठीक है जी, कोई दुविधा?
इसे पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करना है, भले ही आपका कितना भी मन करे। बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज कर लेते हैं इसको, यहाँ वर्कमैन है एम्प्लॉई है एक ही होगा, अरे नहीं होता एक। प्रोविडेंट फंड क्या है, पीएफ क्या है, आप एम्प्लॉय की तनख्वाह से थोड़े से पैसे काटते हो और वो उसको तब देते हो जब वो जॉब छोड़ के जाता है, तो ये किसके पैसे हैं, एम्प्लॉय के। आप अपने आप में बांट सकते हो, नहीं बांट सकते, सरल बात है, कोई दुविधा तो नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। वर्कमैन कॉम्पनसेशन भाई क्या होता है, कई बार हम बेसिकली ऐसे नेचर में काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री है, ट्रेड यूनियन है, अब ट्रेड यूनियन के और हमारे झगड़े होते रहते हैं, उसने हम पे कोई केस कर दिया, किसी वर्कर के कोई चोट लग गई तो हमें उसको पैसे देने पड़ गए, या किसी वर्कर ने हम पे लॉ सूट फाइल कर दिया उसके पैसे देने पड़ गए। वर्कर्स के क्लेम आते रहते हैं और वो क्लेम सेटल करने के लिए पैसा चाहिए, तो हम पहले ही साल के शुरू में कुछ पैसा अलग निकाल के रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, हमने कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए रखे, लॉजिकल बात सुनना, इमरजेंसी हुई नहीं तो फिर उस पैसे से पार्टी कर लो ना, ये कुछ ऐसा ही है। हमने वर्कमैन कंपनसेशन बनाया, पूरे साल कुछ नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं आया, तो पैसों को क्या करो, पार्टनर्स में डिवाइड कर लो, पर अगर क्लेम आ गया फिर तो भाई क्लेम दे दो। बात समझ में आ गई। अभी इसकी बात करेंगे सिर्फ स्टैंड अलोन इसकी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। पहले इनका मीनिंग समझ लें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है, हमने कोई शेयर खरीदे हैं, फ्लक्चुएशन माने क्या होता है, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन माने क्या होता है, हमने कोई शेयर खरीदे हैं और वो शेयर्स इस नेचर के हैं कि वो बड़े ना वोलेटाइल हैं, उनकी कीमतें बड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, और मैं बेसिकली बड़ा डरने वाला इन्वेस्टर हूँ। मैंने शेयर्स खरीद तो लिए लेकिन मुझे डर लगता है कि यार ये एकदम से धड़ाम से नीचे ना आ जाए, ठीक है, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे मैंने और 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना दिया। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सिंपल बात है, मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये तक भी घटेगी तो मैं निश्चिंत रहूँगा, क्योंकि 10,000 रुपये कहाँ मैंने रख रखे हैं पहले ही, IFF में, सही बात है। लेकिन अगर उसके नीचे घटेगी तो फिर मैं वो पैसा भेज दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो रहा है ना। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बनाई और पूरे साल मेरी इन्वेस्टमेंट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, 1 लाख की 1 लाख ही रही, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ, 1 लाख का 1 लाख ही है पूरे साल, तो मैं उसे 10,000 रुपये का क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाले उसको आपस में बांट सकता हूँ। फ्री रिजर्व हो गया ना वो। और जब तक वो फ्री रिजर्व नहीं था तब तक क्या था, बेसिकली क्या कर सकते थे हम, उसे नहीं बांट सकते थे। सिंपल बात है। चलिए तो एक बार बेसिकली इसको लिखना शुरू करिए, फिर स्टैंड अलोन इन दोनों पे बातें करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। पॉज कर दो यार से। चलिए बेटा, हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के कंसेप्ट को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं स्टैंड अलोन एक एग्जाम्पल से, देन उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पे आ जाएंगे वापस। देखिए बेटा, प्लीज शांत हो जाइए, साइलेंस। ये एक एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमको दे रखा है, मान लीजिए 10,000 रुपये। प्लीज शांत। अब देखिए यहाँ पे पहला केस दे रखा है हमको, नो इन्फो रिगार्डिंग वर्कमैन क्लेम, ठीक है। दूसरा है देयर इज नो वर्कमैन क्लेम। तीसरा है वर्कमैन क्लेम ड्यूरिंग द ईयर 5,000। अगला केस ले रहे हैं, वर्कमैन क्लेम ड्यूरिंग द ईयर 15,000, ठीक है। एक केस और करेंगे, वो उसके बाद करेंगे। मैं करूं क्या इसमें, पहले केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एडजस्टमेंट में कुछ लिखा भी नहीं है, बैलेंस शीट में WCF है,
लेकिन नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या करूं? सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूट WCF इन ओल्ड रेशो among old partners on partners capital accounts credit side। सही बात है। जर्नल एंट्री क्या होगी अगर मैं करूं इसकी? WCF2, मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, 2A 2B। मुश्किल है? जो भी इनका ओल्ड रेशो है उसमें डिवाइड कर दीजिए। बात समझ आई? कुछ समझ आ रहा है? दूसरा केस क्या है? एडजस्टमेंट में लिखा है नीचे कि कोई वर्कमैन क्लेम ही नहीं है, तो बेसिकली सेम हो जाएगा। ठीक बात है? जो आपने ये करा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तीसरा क्या है बेटा? हम लोगों ने क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना बना रखा है? 10,000। क्लेम कितने का है? 5 का क्लेम देने के बाद भी कितने पैसे बच जा रहे हैं? फायदा हो गया। इस बार क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू वर्कमैन क्लेम। भाई 10,000 का फंड है, 10 में से 5 का तो क्लेम भर दिया, बाकी किसको दे दो? एक और बी को, वही ओल्ड रेशो में। सिंपल बात है, कोई दुविधा है? कुछ बात समझ आई? अगली बात क्या है भाई? इस बार क्लेम कितना हो गया? हम कितने के लिए रेडी थे? 10। क्या करूं? अब ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स को तो इस बार कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो इस केस में आप क्या करो? आप रिवैल अकाउंट तो बना ही रहे होगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे डाल दीजिए वर्कमैन क्लेम 5,000 रुपये। कोई दुविधा? सिंपल, बाकी जो आप कर रहे थे जैसे एज इट इज़ होता रहेगा। सिंपल बात है। बैलेंस शीट में ये कितना हो जाएगा? 10 की जगह 15। इस वाले केस में बैलेंस शीट में कितना रह जाएगा? 5। यहाँ से हट जाएगा बैलेंस शीट से और यहाँ से भी हट जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? लास्ट केस क्या है? लास्ट केस ये है जो पाँचों मैंने लिखा नहीं। मान लीजिए आपको बैलेंस शीट में बेटा दे ही नहीं रखा और नीचे एडजस्टमेंट में लिखी है इन दोनों में से कोई एक बात कि वर्कमैन क्लेम है इतने का, तो आप क्या करोगे? सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दीजिए और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में बना दो, बात खत्म। मुश्किल है कुछ? सिंपल। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसको पॉज कर दो। IFF का करते हैं बेटा। हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सो दैट के जो भी पॉसिबल केसेस हैं वो हमारे दिमाग में रहे। ठीक है, देखो भाई, हमने एक बैलेंस शीट ली, प्लीज़ शांत हो जाइए। यहाँ बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, जो मैंने बोला था वही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। और यहाँ पे बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000 रुपये। हमारे पास वही एडजस्टमेंट्स दे रखी है हमें। पहली एडजस्टमेंट है नो इन्फो रिगार्डिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट $1 लाख। तीसरा बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000। चौथा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,05,000। और लास्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 85,000। इससे आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। इजी भी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ जी अंकल जी, मैं हूँ, बताइए। बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगर हम केसेस देखें, सबसे पहले हमको इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए और IFF दे रखा है 10,000 रुपये। पहला केस है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है। उस केस में आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट IFF अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। एंट्री क्या बनेगी?
IFF टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक बात है। किस में होगी एंट्री? ओल्ड रेशो में। कोई दुविधा? पूरा 10 का 10,000 डिवाइड कर दीजिए, सरल है। दूसरा केस क्या है बेटा? मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की? 1 लाख। थी भी कितने की? कम नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी ही है, तो दोबारा से क्या होगा? सेम, ठीक है ना। जो ऊपर करा आपने वही कर दीजिए, सेम एज अबव। अगला, मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की वो कितनी हो गई? 90। हमने IFF कितना बनाया था? 10। पूरा IFF इसमें यूज कर लीजिए। IFF टू इन्वेस्टमेंट 10,000 10,000। बैलेंस शीट से इसको हटा दीजिए, बात खत्म हो। इन्वेस्टमेंट को एज इट इज 1 लाख रहने देना, ठीक है। अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1,05,000। IFF क्यों बनता है? अगर इन्वेस्टमेंट घटती है उसके लॉस के लिए, या तो बढ़ रही है उल्टा, तो क्या करो? 5,000 को तो भेज दो रीवैल के क्रेडिट में, सही बात। और बेटा बाकी बचा हुआ जो 10,000 IFF है उसका क्या करो? उसे बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में, सिंपल बात है। कोई दुविधा है? ओल्ड रेशो में कोई कंफ्यूजन? लास्ट केस क्या है हमारा? भाई इन्वेस्टमेंट जो हो गई वो 85,000 की हो गई, 1 लाख की खरीदी थी, 10,000 के लिए हम प्रिपेयर्ड थे, क्या करें? 5,000 को रीवैल के डेबिट में भेज दीजिए, सही बात है। IFF पूरा उड़ा दीजिए। एंट्री टेक्निकली अगर आपसे कभी कोई जनरल पूछ रहे तो वैसे ये होती है, IFF डेबिट, रीवैल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 10, 5। कोई दुविधा है? ऐसे करनी होती है, समझ में आ गई बात? याद रहेगा? तो इसको भी ट्रीटमेंट को लिख लीजिए, खत्म हो जाता है हमारा ये वाला कंसेप्ट भी। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बड़े क्वेश्चंस में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। स्टॉप कर दो।